So we'll be discussing a public health issue today, which is making the headlines and is silently, affecting lives of millions. It's antimicrobial resistance, or which we commonly call AMR. We have Dr. Meet Kumar, who has joined us. He is a clinical director and HOD Department of Hemato-Oncology and BMT. And we have Dr. Kriti Ganguly, who is head microbiology and hospital infection control, Meringoisia Hospitals, Gurugram. Recently, Prime Minister Narendra Modi talked about this issue on Mann Ki Baat, and he called it something as a worrisome for us all. I want to check with you, sir, Dr. Meet, that what is exactly antimicrobial resistance? I mean, people are talking about it these days, and what does it actually है क्या ये? So सबसे पहले धन्यवाद आस्था जी, thank you so much for having us here, and what we are going to talk in a couple of few minutes is, I think we might be discussing about it, but this is epidemic that is approaching us as a community, and I think a lot of problems are expected to grow in the near future health wise. So what is this antimicrobial resistance? हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स क्या है. सो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है वो वाली दवाइयाँ जो बॉडी में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. राइट. इन्फेक्शंस का लोगों के दिमाग में कई बार ये होता है कि जब लोग ओपीडी में बैठ के कई बार लोगों को बताते हैं आपको इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन से लोग समझते हैं कि कैंसर. नहीं, इन्फेक्शन कैंसर नहीं है. सो दिस इज वन थिंग दैट वी शुड हाईलाइट हियर कि इन्फेक्शन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के कीटाणुओं की वजह से जो तकलीफें होती है बॉडी के अंदर, दे आर कॉल्ड इन्फेक्शंस. मेनली अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार के कीटाणु होते हैं इस एनवायरनमेंट में: बैक्टीरिया, फंगस और वायरस. मेनली 3 तरह के. पैरासाइट चौथा प्रकार का भी हम लोग बोल सकते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीटाणु या इंफेक्शन कॉजिंग एजेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में पैथोजेंस कहते हैं, वो मेनली इन 3 या 4 प्रकार के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस एंड टू सम एक्सटेंट पैरासाइट्स. मोस्ट कॉमन और मोस्ट खतरनाक प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं वो यूजुअली बैक्टीरियल होते हैं या फंगल होते हैं. ये सबसे ज्यादा घातक प्रकार के इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. तो ये हुए इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक्स. बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं, जिसके अंदर पेनिसिलिन ग्रुप है, क्विनोलोन ग्रुप है, जिसके अंदर कार्बापेनम ग्रुप है, पोलिन ग्रुप है. अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल है. इसी प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो कैंडिडा हो, एस्परजिलस हो, मिकर हो, कुछ भी हो, तो अलग अलग प्रकार की मेडिसिन या दवाइयां जो फंगस को कंट्रोल करने में यूज होती हैं, इस प्रकार की दवाइयां अवेलेबल होती हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बोलते हैं तो उसमें एजोल्स आते हैं, इकाइनोकैंडिन्स आते हैं और पोलिन, जो अलग अलग प्रकार के मेडिसिन अलग अलग प्रकार के कीटाणुओं के लिए यूज होते हैं, पैथोजेंस के लिए यूज होते हैं. दैट इज व्हाट इज एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर. मजे की बात यह है मैडम कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक इस वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ था 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर किया गया था. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आई थिंक द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन दिस वर्ल्ड जो डिस्कवर हुआ था उन्होंने डिस्कवर किया था. एंड आफ्टर दैट सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स. आप मान के चलो आज की तारीख में इंडिया के अंदर मे बी 35 से ज्यादा प्रकार के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होंगे जो कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हेलमिंथ्स को सबको कवर करने के लिए इतने प्रकार के एंटीबायोटिक्स आज की तारीख में वर्ल्ड में अवेलेबल है. प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? What is this antibiotic resistance? Now, what has happened over the last couple of decades? Indiscriminate use of these antibiotic molecules. और indiscriminate का मतलब है जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं. बुखार आ गया, भाई बुखार के तो 1000 कारण हो सकते हैं, एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, खा रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं. सो इस वजह से दिस नॉट ओनली ह्यूमन, एज वी विल डिस्कस एज वी मूव अलोंग, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर जो इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स का इररेशनल और इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एज द टाइम इज एडवांसिंग, मतलब मेरे को 10 साल पहले जो मेरे छोटे से इन्फेक्शन को जो एंटीबायोटिक कंट्रोल कर लेती थी, हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन से मेरा इन्फेक्शन ठीक हो जाता था या एमोक्सिसिलिन से मेरा एंटीबायोटिक ठीक हो जाता था. साल पहले उस छोटी सी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता, आज की तारीख में उस एंटीबायोटिक के ओवर एक्सपोजर की वजह से वो वाला पैथोजन रेजिस्टेंट बन चुका है. वो उसके लिए मतलब इट इज समथिंग लाइक कि भाई वो जो मेरा इकोलाई, अगर छोटा सा कोई इकोलाई बैठा है जो कि पहले 2% लोगों में रेजिस्टेंस होता था, 40% लोग रेजिस्टेंट है कॉमन एंटीबायोटिक्स को. 40% लोग कि इकोलाई आर रेजिस्टेंट टू द कॉमन एंटीबायोटिक्स. तो जो पहले मैं एमोक्सिलिन खाता था, आज मुझे वो मीरोपेनम से ठीक करना पड़ रहा है.
एज वी डिस्कस आई थिंक और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. डॉक्टर कृति, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, दिस इज द मेन थिंग दैट वी वांट टू हाईलाइट हियर कि दैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, जिन कीटाणुओं के खिलाफ, जिन इन्फेक्शियस पैथोजेंस के खिलाफ में ये वाले एंटीबायोटिक्स यूज हो रहे थे, आज की तारीख में वो पैथोजेंस हैव बिकम रेजिस्टेंट टू दीज कॉमनर एंटीबायोटिक्स एंड दैट इज व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. आई थिंक डॉक्टर कृति आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? So basically, to put it in simpler words, it is when the antibiotic stops working against any form of bacteria in order to cure you and cure your symptoms. Right. That is Right. basically antimicrobial resistance, and this is happening because of rampant usage and non-judicious usage of antimicrobials. And in India, as we see, a lot of over-the-counter drugs are available, Right. and it's easy to procure them. Yeah. So basically, what AMR will do for us is longer hospital stays, and we're going to approach a day that we are running out of antibiotics to treat common infections like sir said कि basic जो UTI, E. coli causing UTI होता था, वो हम पहले first line drugs से cure कर सकते थे. Now we are reaching out for third line drugs, and जो oral antibiotics से cure हो जाता था, for that now we are needing IV medications, longer hospital stays, and various toxic effects of drugs that we are using on the human body. So I'm sure Google has a role to play in that because medicines are available over the counter. People just Google what doctors also say. yes, so a lot of people in India, they have a habit of self-medicating Yes. themselves. The moment they feel better, they stop Exactly, usage of exactly. antibiotics. And this is a very important message that I would like to give through this podcast, is that you should always take medicines under a doctor's supervision. We are there to help you. We are there Right. to fight. I would like to use a word that it's a silent pandemic, right? So we are here to guide you through this, so that if not completely eradicate that day, but at least delay our reach to that day, that we will have no antibiotics. For the last 10 years, there is no concrete antibiotics that have come into picture of being discovered to treat infections like gram-negative organisms. We are using the existing drugs in conjuncture and in just to improve their synergistic effects on patients. Right, right. And hence you call it a silent pandemic. Yes, it is. Okay. It is there gradually, and it is worsening without us understanding that it's happening. It's not like COVID. It is very silent that way, and it is becoming stronger and emerging stronger day by day. As obviously PM Modi also talked about it, why is it so significant, AMR? What is the reason, Dr. Meet? आस्था जी, मैं समझता हूँ कि इसको we have to understand this. It's a very relevant question. डेटा ये बोलता है AMR की वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से 2019 के अंदर इंडिया के अंदर करीबन 13 लाख लोगों ने अपनी जान खो दी बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बिकॉज दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट देयर इन्फेक्शंस. Those people died, and this is not enough. Predictions ये बोलते हैं by 2050 48 lakh people will lose their lives to antimicrobial resistance. Can you imagine that? 4 times the deaths that we have lost the people, so many people in the last couple of years. Much more people are going to lose their life. Is it not relevant? I think Modi ji को ये बोलना ही था, आज नहीं तो कल. This had to come up. We are seeing a big pandemic only and only that is very easily preventable. अगर इसको कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में सही मेजर्स की तरफ गवर्नमेंट इंपोज कर दे, प्लस community and healthcare professionals taken together, come together, join hands, understand this, and ultimately try to control this upcoming pandemic. I think it is preventable. Many lives can be saved, and that is what Modi ji tried to highlight in his, I think, Mann Ki Baat program. That is why it is so important to discuss about this. मैं दूसरी चीज एंगल दूसरा भी दिखाता हूँ. डेटा ये बोलता है कि इंडिया के अंदर आज की तारीख में ईयरली एक्सपेंडिचर जो जा रहा है उसमें से जीडीपी का 3.5% इज गोइंग फॉर एंटीबायोटिक यूजेज. कैन यू इमेजिन दैट? 3.5% मींस हाउ मेनी सीआर इट इज गोइंग फॉर ओनली एंटीबायोटिक यूजेज. एक्चुअल में देखा जाए, अगर आप एंटीबायोटिक की यूजेज को ऑप्टिमाइज कर दो, not only this GDP expenditure on antibiotics can be reduced, but आगे आने वाली कितनी lives can be saved by this intervention and initiative. That is what is the whole point of discussion.
which should be taken. जैसे आप कह रहे हो कम्युनिटी, डॉक्टर्स, डॉक्टर फ्रेटर्निटी सबको साथ में आके कुछ ऐसा करना चाहिए, तो क्या हो सकता है? National Center for Disease Control is a body that is responsible for controlling these type of epidemics, pandemics across India, and that is under the ambiguity of Ministry of Health and Family Welfare. उसका एक पार्ट है National Center for Disease Control. उन्होंने अपनी गाइडलाइंस लॉन्च करी हैं फॉर एंटी क्या है वो पैरामीटर्स, क्या है वो उनके गाइडलाइंस के सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क्स. उसमें से फर्स्ट पैरामीटर इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. मोदी जी ने जो बोला दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस. आप और हम जो बैठ के कर रहे हैं वो भी वही कोशिश कर रहे हैं एक अपने लेवल पर कि इसको सबसे पहले नॉट ओनली इन द हेल्थ केयर वर्कर्स. मैडम द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो 90% of the healthcare professionals are also not aware about the AMR, that is antimicrobial resistance. So charity begins at home. सबसे पहले हमको अपने healthcare colleagues को educate करना है about antimicrobial resistance, and that is the first step. Going forward and beyond that, we have to educate the communities. और community education का मतलब ये होता है कि जो उनके बीच में over the counter drugs, antibiotics का usage इतना ज्यादा है, that is a very important contributor. So फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. सेकेंड पैरामीटर कि जी हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, अब हम लोग इस हॉस्पिटल में मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में काम करते हैं, हाउ डू वी रिस्ट्रिक्ट और अबाइड बाय द लॉज ऑफ कंटेनिंग द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. So Dr. Kriti and we are both part of infection control committees of this hospital. Okay. जिसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों के ऊपर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हॉस्पिटल के अंदर हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो जो एंटीबायोटिक्स का यूज हो रहा है उसको सुपरवाइज करें और जरूरत पड़ने पर बाकी डिपार्टमेंट से डिस्कस करके एंटीबायोटिक्स को जुडिशियसली यूज करने के लिए गाइडलाइंस बनाए अपने हॉस्पिटल के लिए. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल स्टुवर्डशिप. इट्स अ पार्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्टुवर्डशिप. तो इसी प्रकार से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी NABH accredited या JCI accredited हॉस्पिटल्स हैं उनके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स हैं. देयर शुड बी एंटी माइक्रोबियल स्टुवर्डशिप प्रोग्राम्स दैट शुड बी इन प्लेस, जिससे हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट भी किया जा सके और उनकी प्रैक्टिसेस को जुडिशियसली ऑप्टिमाइज भी किया जा सके. सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इम्बाइबिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेंट. थर्ड थिंग जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अभी अग्रेसिवली उसको कर रही है, 60 मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया हैव बीन एम्पावर्ड फॉर एंटीबायोटिक टेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स. दैट मीन्स अभी जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द वन हेल्थ प्रोग्राम, आपको शायद जानकर की हैरानी होगी, शायद ही कोई फूड प्रोडक्ट जो आप खा रहे हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक ना हो. कोई एंटीबायोटिक ऐसा, कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर एंटीबायोटिक का इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं किया गया. एनिमल हस्बेंड्री, वी टॉक अबाउट वेटरनरी साइंस, जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, वेदर इट इज चिकन, मटन, व्हाटएवर, XYZ, व्हाटएवर इट इज, उन सारी चीजों के अंदर टू कीप देम हेल्दी प्रोफिलेक्टिकली वो एंटीबायोटिक्स यूज किए जा रहे हैं जो शायद ह्यूमंस के अंदर रिमोटली यूज किए जाने चाहिए. जस्ट इमेजिन, कोलिस्टिन नाम का एंटीबायोटिक आज की तारीख में हेन्स को, गोट्स को रैम्पेंटली यूज किया जा रहा है. हल्का सा बुखार आया नहीं उनको और कोलिस्टिन के इंजेक्शन लग जाते हैं गोट्स और कैटल को. सो दैट इज इस तरह के. अब इससे क्या हो रहा है, उनके ब्लड सर्कुलेशन में वो एंटीबायोटिक्स है. वो एंटीबायोटिक्स जब आपके जो नॉन वेजिटेरियन हमारे मित्र कंज्यूम करते हैं, जब वो इस प्रकार के कैटल को कंज्यूम करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स उनके अंदर चले गए. भाई उनके अंदर जाने के बाद जो उनके अंदर छोटे मोटे बैक्टीरिया भी बैठे थे, वो तो वो एंटीबायोटिक खाने के बाद वो रेजिस्टेंट बन गए. सो दिस इज व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग. आपको एक डेटा बताता हूं कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर एक डेटा एनालाइज किया गया था कि उनके अंदर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कितने आ रहे हैं. ठीक है जी मैडम. अब रूरल पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर आप ये मान के चलो कि इतना ज्यादा इन्फेक्शन हम लोग मानते हैं कि नहीं होते हैं, कम होते हैं. Because of this rampant use, 60% of the people who are residing in tier 3 cities or even villages, उनके अंदर resistant organisms मिल रहे हैं. जब हम उनके सर्विलेंस कल्चर्स करते हैं, उनके अंदर resistance organisms कहाँ से आ रहे हैं? वो resistance organisms उनके अंदर they are coming through these indiscriminate uses के sources. So
जो 60 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इन्होंने लैब्स एस्टेब्लिश करी हैं, उनका पर्पस ये है कि फूड प्रोडक्ट्स को, एनिमल हस्बेंड्री केटरर्स को उस जगहों से सैंपल उठा करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो उस सैंपल्स को टेस्ट करके ये देख सकें कि उनके अंदर अवॉइडेबल एंटीबायोटिक्स की मात्रा कितनी है. So that is another step that is being taken care of. And the last that is falling under the ambit of this National Center for Disease Control is creation of surveillance units that will overall supervise the integration of antibiotics production by the pharma companies, dispensing to the community and ultimately procurement of those antibiotics by the relevant stakeholders, ताकि उस पूरे के पूरे ecosystem को track किया जा सके. So these are the basic parameters based on which the NCDC is trying to design a program, implement it, ताकि 2050-43 लाख लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े. Okay, so there's this patient at our hospital who presented with UTI. UTI is like urinary tract infection, right? So before coming to the hospital and actually getting himself tested for the same, he had taken 3 different types of antibiotic just in order to have some relief. Okay. Nothing worked. Came to the doctor, got himself tested. By the end of it, now we have almost like all the first lines are resistant. Like patients take antibiotics prior consulting to a doctor. Now what we are left with is IV antibiotics. So as I said before also, organisms which could be easily treated by say oral antibiotics and a shorter course of them now has increased the hospital stay for a patient like this, right? So we should understand this, that antimicrobial resistance is not a one-person job. So as you said prior that our Prime Minister talked about this in the Mann Ki Baat. So I have been practicing for almost last 16-17 years. 15 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स यूज करके पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता था ना, वो वाले एंटीबायोटिक्स आज की तारीख में काम ही नहीं करते. So it is working with a very fragile group. Absolutely, they are the most immunocompromised people जिसको हम लोग टैकल करते हैं. मतलब all hematologists and all bone marrow transplant physicians across the globe, वो जिस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स से डील करते हैं, they are the most fragile and immunocompromised patients. तो उस टाइम पर आपको मेजॉरिटी एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स आते थे. आज की तारीख में अगर आप उठा करके हॉस्पिटल का एंटीबायोग्राम चेक करोगे तो उसके अंदर मेजॉरिटी इन्फेक्शन जो है वो आपको रेजिस्टेंट दिखते हैं. कि जी मेरोपेनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हैज बीन 10-fold. भी पहले 2% से लेकर के 20% से ज्यादा हो चुका है रेजिस्टेंस पैटर्न उसका. सो व्हाट वी आर सेइंग इज, इससे क्या दिक्कत आती है? चलो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जी हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि एंटीबायोटिक्स के यूज से इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उसकी वजह से लोगों की money that is going to procure those costly antibiotics. Number 1. Number 2, just imagine the number of prolonged hospitalization. जो पहले 2-3 दिन में एंटीबायोटिक्स के कोर्स से ठीक हो जाता है, 5 दिन के एंटीबायोटिक्स हो जाता है, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते ले रहे हैं. Prolonged hospitalization. थर्ड थिंग, जो पहले की सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ, जो पहले वो 2 दिन में घर चला जाता था, आज बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट यूज ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स, ये मेरे को रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आ गया, मेरे को 7 दिन का एंटीबायोटिक लगाना पड़ रहा है. जो 2 दिन में घर चला जाता था मैं, मुझे 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, टेकिंग दीज इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स. So all this is adding up, not only to medical burden but also financial burden for the patients. Right, and body-wise, a lot is affecting. Directly or indirectly, these higher antibiotics are damaging exactly some part of the organs of the body. And lastly, the most important and the most fearsome thing, जो डॉक्टर कृति ने भी हाईलाइट भी किया था, sorry to say, but the medical world के अंदर there is no pipeline of antibiotics that is remaining. आज की तारीख में 35 एंटीबायोटिक्स पाइपलाइन में है और उन 35 में से 3 या 4 एंटीबायोटिक्स ऐसे माने जा रहे हैं, हो सकता है वो यूटिलिटी के हों और वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ जाए. बट आज की तारीख में अगर सेफ्टाजिडिम एविबेक्टम हो, चाहे एस्ट्रोनाम हो, चाहे आपका और कोई सुपीरियर एंटीबायोटिक हो, उसके बियॉन्ड आज की तारीख में अगर किसी को उनसे रेजिस्टेंस हो जाता है
these people will have practically zero chance of surviving. Right. Because there are no antibiotics beyond this point. हम लोग, जो मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पर ये वाले एंटीबायोटिक्स नहीं थे. उस टाइम पर उनके बिना ही लोग ठीक हो जाते थे. आज की तारीख में हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर हर दूसरे या तीसरे पेशेंट्स को इस तरह के हाईएस्ट पॉसिबल एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं. उसके बावजूद भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहे. So that is a big eye opener and a big problem that we are seeing now, and the biggest worry, and that gives shivers to all the, I think, medical fraternity people, is the pipeline is completely dry. There are no antibiotics in near future sight that can save us from this growing problem. That is the biggest fear. I am not from the medical fraternity, but मैं जैसे आपकी बात सुन रही हूँ, और I might be wrong, but जैसे खांसी हो जाती है लोगों को, तो कोरोना के बाद सुन रहे हैं कि वो खांसी ठीक ही नहीं होती है. I think that is a reason कि जैसे मेरी फैमिली में भी हो गया था. She had to get the nebulization done, और उनको कितने ड्रग्स गए होंगे उनके अंदर, but वो उसके बाद ही ठीक हो पाया, and it took about one and a half month to get that. We are approaching that time that anything would anyhow work on us. Right. And this is so scary to think about. We already have 1 million deaths globally because of antimicrobial resistance, and in the near future we are about to surpass the death rates that we have from cancer right now. It will be surpassed by antimicrobial resistance. And that not only mortality but morbidity also. Morbidity is the biggest problem. Yeah. So our last report, antibiotics also failing. Absolutely yes, आस्था जी. जैसे मैं अभी बता रहा था कि the antibiotic pipelines are dry, and we are already seeing resistance to the highest possible antibiotics available to mankind in India today. We are already seeing resistance to those antibiotics. So bacteria have their way of becoming resistant to certain antibiotics. Now what has happened is antibiotics like third generation cephalosporins, certain जैसे बताया carbapenems, ये हमारे end resorts होते थे in order to treat a person. Now अभी हमारे first resorts हो रहे हैं. So ICMR also gave a data that organisms like E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, so ये सारे organisms they are becoming pan-drug resistant, multi-drug resistant, and we can do nothing about it. Right. So what in return they are doing is ये हमारा ICU burdens for doctors बढ़ा रहे हैं. And a place like India, right? I would say कि non-sanitation living environments already है, overcrowded है. Chances of contracting infections is so high. Right. And in such situations जब हमारे पास antibiotics ही नहीं होंगी, so it is the scary truth. And hence we should as a community work towards it. Right. In order to save our drugs. As we have talked about this before, we are left with no newer drugs. जो हमारे पास अभी colistin, tigecycline, fosfomycin, ये हमारे new age drugs हैं. And to your surprise and my surprise, we have clients and patients who are already showing resistance towards them. You are leaving clinicians with no drugs and no intervention. वो कैसे करेंगे in order to save a soul? It is a handicap for the medical fraternity as well. So there was a concept called One Health, which I heard in that. What is that about? So again, जो हम लोग बात कर रहे थे आस्था जी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक प्रोग्राम जो हमने उसके कुछ पैरामीटर्स अभी डिस्कस किए थे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ओवरऑल ब्लैंकेट ऑफ प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ वन हेल्थ प्रोग्राम. उसका रियलाइजेशन और कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या है कि दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज नॉट इन्वॉल्विंग ओनली द ह्यूमन ट्रीटमेंट. तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि इंक्रीज यूज ऑफ एन इनडिस्क्रिमिनेट एंड इरैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि कैटल सेगमेंट में हो रहा है, लाइफ स्टॉक में हो रहा है, फूड में भी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लोग एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे सेगमेंट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स का यूजेज ज्यादा हो रहा है. एंड अल्टीमेटली आपको शायद ये थोड़ा सा अच्छा भी लगे, हैरानी भी लगे कि इतनी सारी जगहों पर एनिमल सेक्टर, ह्यूमन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड सेक्टर,
थ्रू जो एंटीबायोटिक्स का इस तरह का यूजेज है, वो अल्टीमेटली क्या होता है भाई, जहां पर भी यूज हो रहा है वाटर के थ्रू फ्लो होते हुए अल्टीमेटली या तो ह्यूमन बॉडी या अलग अलग बॉडीज के अंदर एंटर कर जाता है, या तो फिर बड़े बड़े लेक्स एंड पॉन्ड्स में एंटर कर जाता है. सो देयर हैव बीन स्टडीज बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव टेस्टेड द वाटर ऑफ बिग लेक्स इन डिफरेंट सिटीज एंड दे हैव they had to define कि भैया किसी एक लेक के अंदर कितना लेवल ऑफ एंटीबायोटिक परमिटेड होना चाहिए. उससे 10 टाइम्स 15 टाइम्स. सो गवर्नमेंट ने जब सूरन और लेटर ये चीज रियलाइज करा दैट दीज आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फॉर सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, कि जी आपने एंटीबायोटिक्स, चलो डॉक्टरों को पढ़ा दिया कि जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रिवेंट करने के लिए आपने जुडिशियस यूज करना है, स्टोरशिप करनी है, डन है. But how do you control those people who are running the animal husbandry? Right. How do you control those agricultural farmers who are also using those antibiotics? अप्रूवल्स को देखती है, वो भी उसका पार्ट है. एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी उसका पार्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसका पार्ट है. पोल्यूशन कंट्रोल जो अल्टीमेटली हम लोग लेक्स एंड सॉर्ट ऑफ इस तरह की वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं जहां पर ये सब मिल रहा है, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो वो भी उसका पार्ट है. So all these relevant stakeholders sort of time to time interactions with each other, not only India के level पर globally. There are global conferences that are organized every year around antimicrobial resistance patterns to oversee across different countries. आपको शायद मैं एक बात बताऊं, India is labeled as the antimicrobial resistance capital of the world. सबसे ज्यादा indiscriminate use इंडिया के अंदर है और उसकी वजह से सबसे ज्यादा prevalence of antimicrobial resistance इंडिया के अंदर है. So, but obviously मोदी जी को रेस करना ही था. बिल्कुल. We cannot be in the limelight for all the bad reasons. So that is what is One Health. Difference. I think that is a very relevant question. That can public health awareness really make a difference? Because पब्लिक अवेयरनेस बहुत चीज़ों की होती है बट बहुत मिनिस्क्यूल डिफरेंस दिखता है हमें चीज़ों में. सो व्हाट डू यू थिंक? मैडम बूंद बूंद सागर भरता है. आज की तारीख में जब 100 लोग बोलेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है तो वो 1000 लोग सुनेंगे. जब 1000 लोग बोलेंगे तो 1 लाख लोग सुनेंगे. 1 लाख बोलेंगे तो 10 करोड़ लोग सुनेंगे. सो इट इज समथिंग दैट मोर एंड मोर पीपल शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड एट एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म. Then only it will be heard in a much more impactful manner. Healthcare professionals को तो definitely educate करना ही है, but the actual message should be passed to the communities. और community में पास करने का मतलब ये होगा कि जी जो आप over the counter antibiotics को use कर रहे हो अपनी मर्जी से, and not डॉक्टर की मर्जी से भी नहीं, फार्मासिस्ट जो वहां पर दुकान खोल के बैठे हैं उसकी मर्जी से जी आप ये एंटीबायोटिक खा लो इससे ठीक हो जाओगे. तो इस तरह की slowly and steadily we'll see much more sort of not only government of India investing financially on this but also creating much more noise around this, one of the biggest fears of the mankind that has got the potential to actually completely wipe out the mankind. Right. We have seen this in COVID, but I think एक COVID आ सकता है, 1000 COVID और भी आ सकते हैं, अलग-अलग strains के साथ आ सकते हैं, अलग-अलग sort of in pathogens के साथ आ सकते हैं. We don't have the answers for that, and that's a harsh reality. जैसे सर ने अभी सारे पॉइंट्स तो बेसिकली कवर कर दिए, बट देन इसमें एक ये भी है कि अगर हमारी पॉपुलेशन कॉन्शियस हो या उनके माइंड में ये हो कि यू नो व्हाट वी आर अबाउट टू फेस, सो इसका हम एग्जांपल ये भी देख सकते हैं ना, ब्रांड्स हु सेल चिकन लाइक लिशियस एंड अदर ब्रांड्स, वो अब दे आर मेकिंग एन एफर्ट बताने के लिए कि हम एंटीबायोटिक फ्री मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं. सो एज अ जनरल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विच इज ऑलरेडी सो वनरेबल विद सच हाई पॉपुलेशन एंड इन्फेक्शन रेट्स, वी नीड टू कीप दिस इन माइंड एंड प्रमोट इट एज मच एज वी कैन. यू नो स्कूल किड्स के आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेने हैं. There should be stricter prescription laws in India, a place like India, where you know आपको हल्का सा जुकाम होता है, आप जाते हो, आप एंटीबायोटिक लेते हो. वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं जिनके लिए बनी भी नहीं है एंटीबायोटिक. So we are just exposing our body and making it a vulnerable state by exposing it to various antibiotics.
for no use. कि वो आपको treat भी नहीं कर रहा है, but we're just in that habit and a vicious circle of it. Yeah, I think that's a mental block कि जब तक दवाई नहीं लेंगे तब तक ठीक नहीं होगा. I was talking to someone जो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटेंडिंग टू लॉन्च अ इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम फॉर फार्मासिस्ट्स हु प्रिस्क्राइब और डिस्पेंस मिनिमल अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स. So that's a wonderful initiative. Yeah. Pharmacists are the people who are giving the over-the-counter medicines. If they are getting incentivized for providing or dispensing less antibiotics, they are getting it. Appreciated for small act of Yes, good deeds. yes. So many such small contributions and things and projects and prospects can actually bring some change. जैसे हमने कोविड पे देखा था. There is of course no rescue alternative to investing heavily in terms of research. There is no option कि भी जो एंटीबायोटिक्स हमारे रेजिस्टेंट बन गए हैं उसको हम लोग चलो there is something called drug holiday. There is a concept called drug holiday. इसका मतलब होता है कि आज की तारीख या फिर मेरे वार्ड के अंदर sort of मेरोपेनम रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं 6 महीने के लिए मेरोपेनम का यूज़ बंद कर दूंगा और उससे क्या होगा कि भाई मेरोपेन से जो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो गए थे तो there is a good possibility कि वो वापस सेंसिटिव हो जाए. So there is a concept called drug holiday जिससे there is another sort of intervention that is being done by sort of medical practitioners कि भाई जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम किया जा सके ड्रग हॉलिडे देकर. बट हैविंग सेड दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव एज आई वाज सेइंग कि हमको नई एंटीबायोटिक्स तो डेवलप करनी ही पड़ेंगी. देयर इज नो अल्टरनेटिव दैट एंड दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बाय द ग्लोबल गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्ट हेवीली ऑन R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है सो दैट न्यूअर एंटीबायोटिक्स कैन बी ब्रॉट टू क्लिनिकल यूज फ्रॉम रिसर्च लैब्स. Right. Then only it will sort of take the things forward and sort of the reality of overcoming AMR can become successful. स्पीड के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है ना, जैसे इनिशियली जैसे सर ने बताया था 1928 में पेनिसिलिन आया था. इट टुक अस 23 इयर्स टू एक्चुअली सी और फेस रेजिस्टेंस उसकी वजह से. लेकिन अब क्या हो रहा है कि वी आर फेसिंग ड्रग रेजिस्टेंस 1 साल में ड्रग के आने के बाद. सो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. वी नीड टू टैकल इट एज अ सोसाइटी एंड द कंट्री वी लिव इन एज हेल्थ केयर वर्कर्स नीड टू प्रमोट द आइडिया ऑफ restricting antibiotics, judicial use, sensible use, not just taking it left, right, center. That can only come through the community. Obviously doctors play a major role but community has to yes, cannot be done. Yes. So the last question for our listeners कि ordinary लोग जो सुन रहे हैं हमारे listeners, बाकी लोग क्या कर सकते हैं as a initiative to solve this and tackle this problem? So what a regular person can do is that once if they're having any infection, go to a doctor, get themselves tested, do the antibiotic susceptibility testing, only take drugs which are prescribed to him, or else problems एक population आम आदमी face कर सकता है वो ये है कि उसके hospital stays बढ़ जाएंगे. Medical care is already expensive, like in a place like India जो relatively cheap है but still if you want good health care it is expensive, right? आपका वो burden कम हो जाएगा. As I previously said, hospitals के ऊपर burden कम हो जाएगा. We are already with filled and loaded ICUs and there are patients जिनको isolate करना पड़ता है but इतनी ज़्यादा patient population है कि हम नहीं कर पाते हैं. As a regular person, as a educated, regular, responsible person, I should not just go to the pharmacy, ask for drugs. Don't pressurize my doctor to prescribing me drugs. कि इससे मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ, please मुझे आप ये prescribe कर दो, right? So that kind of knowledge and responsibility is required and should be there so that we don't face end of the tunnel. Any one piece of advice you want to give on this topic? I would like to say is that, as I said before, that it's not a one-person job, it's not a one-man job, and we need to own up for our responsibilities, or else, it is not the organisms which are not being treated, it is the medicine that is failing us. Just be more sensitive towards using the antibiotics judicially and educate more and more people amongst our communities, family members, hospitals, patients, and take up initiatives like that. I hope this podcast of yours, reaches people and help them understand better non-judicious use of antibiotics is doing to the society. I would say point number 1, know about AMR. Please do your research, learn about antimicrobial resistance. It's a big problem in the times to come. Number 2, avoid indiscriminate and irrational use of antibiotics just because your colleague is taking in the office. Some pharmacist or chemist has advised to take certain antibiotics. Please do not do that. And third, if you and me wake up today, our generations will thank us. Just believe this, you and me have to wake up today so that our generations do not get disappointed by what we did.
So it's time for us to wake up. AMR is real. One health, one nation has to be successful. Only and only then the generations to come live peacefully. Thank you, Dr. Meet. Thank you, Dr. Kriti, for breaking this down. This was very complex, and I am also in a position to talk about this now. So we all know that, responsible antibiotic use is not only a medical decision, I would say, it's a social responsibility, and we should abide by that. So thank you so much. Thank you.